दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके साइंस एंड टेक से जो आपके करंट अफेयर्स हैं नवंबर 3rd वीक के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज का। सबसे पहले हम आपके चपेरे वायरस के बारे में बात करेंगे, काफी न्यूज में रिसेंटली आ रहा है ये। फिर हम आपके माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में बात करेंगे, जो चाइना ने कहा है कि उन्होंने, जो उनका बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें उन्होंने इन वेपन्स का यूज किया है, जिसको इंडियन आर्मी ने बिल्कुल ही इस न्यूज को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी। फिर डीआरडीओ ने जो रिसेंटली ही मिसाइल टेस्ट की है QRSM, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा जो WHO की इमरजेंसी यूज की एक लिस्ट है, उसमें पहली वैक्सीन ऐड की गई है, लिस्ट की गई है, थोड़ा हम उसके बारे में देखेंगे। टॉपिक में हम बात करेंगे जो WHO ने रिसेंटली ही स्ट्रेटेजी लॉन्च की है, जिसके चलते वो सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ताकि और जल्दी जल्दी ये एलिमिनेट हो सके। फिर आपका जो गगनयान मिशन है इसरो का, उसका पहला हार्डवेयर रिसेंटली ही डिलीवर किया है एल ने। हम थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे, गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे। लास्ट हमारा टॉपिक होगा एरियल स्पेस मिशन, जो कि आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। थोड़ा बहुत हम इसकी भी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं चपेरे वायरस के बारे में। ठीक है जी। तो बेसिकली आपकी इबोला की तरह ही एक बीमारी है, जो कि मानी गई सबसे पहले आपकी बोलीविया में ओरिजिनेट की गई थी 2004 में। और ये माना जा रहा है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ये फैलता है, और इसका दावा रिसर्चर्स जो है आपके यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने इस चीज का दावा किया है। तो इसका जो सबसे बड़ा आउटब्रेक था चपेरे वायरस का, वो रिपोर्ट किया गया था 2019 में, जब ये बोलिवियन कैपिटल में फैल गया था। तो अगर हम बात करें चपेरे वायरस के बारे में कि किस तरीके का वायरस है, तो इसमें आपको जो चपेरे हेमोरेजिक फीवर है, वो सेम एरिना वायरस से हो रहा है, जो कि उस फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके चलते आपकी इबोला वायरस डिजीज भी होती है। ठीक है जी। तो ये जो एरिना वायरस है, जैसे कि आपका चपेरे वायरस, ये जनरली रैट्स द्वारा कैरी किया जाता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, जब भी आप इन्फेक्टेड रैट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, उसके यूरिन या ट्रॉपिक, तो उससे आप इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है जी। या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। तो ये जो आपका नाम है इसका चपेरे, बेसिकली ये जो पहली प्रोविंस में जहां पर ये पाया गया, तो उसी के नाम पे इसे नाम रख दिया गया। और ये सेम फीवर है, उसी तरीके का फीवर होता है जैसा आपका इबोला में होता है, जिसके चलते आपको एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, ब्लीडिंग गम, स्किन रैशेस, ये सब चीजें इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो इसमें टर्म है हेमोरेजिक, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपका मल्टीपल ऑर्गन्स पे ये अटैक करता है, कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा, और जो बॉडी की एबिलिटी होती है खुद को रेगुलेट करने की, ये उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है जी। इसीलिए जो इस तरीके के जो फीवर्स हैं, वो काफी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी के तौर से देखे जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव ये करते हैं कि ये शायद 2004 पहले से भी वहां पर प्रेजेंट था, इट्स जस्ट दैट कि बाद में ये नोटिस में आया। एक और खास बात इसकी कि ये आपका सेक्सुअली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो जो पर्टिकुलर रोडेंट स्पीसीज हैं, जो कि चिपारे जो वायरल है उसका RNA जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है, वो आपके पिग्मी रैट कहा जाता है उसे। ठीक है जी। उस स्पीसीज को पिग्मी रैट कहा जाता है, और वो बोलिविया में काफी जगह पाया जाता है, साथ साथ जो उसकी बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे भी ये पाया जाता है। बोलिविया आपको पता होना चाहिए, ये आपकी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए या नहीं, तो बेसिकली कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। मोस्टली जो आपकी केयर है, या फिर जो आपकी इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं, उसके द्वारा ही इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आपके इंट्रावेनस फ्लूइड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली आपकी वेन्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। जैसे इसके काफी कम केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसी के चलते जो इसका मोर्टेलिटी और रिस्क फैक्टर्स हैं, वो अभी तक अननोन है हमें। ठीक है जी। तो मतलब और इसमें अभी रिसर्च होना काफी बाकी है। तो अगर हम बात करें किस तरीके का थ्रेट पोज करते हैं चपेरे वायरस, तो बेसिकली जैसे आपका जो कोविड है, कोरोना वायरस है, तो वो इजिली ट्रांसमिटेबल है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। बट जो आपका चपेरे वायरस है वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आपका रेस्पिरेटरी रूट के साथ ट्रांसमिट नहीं होता। ये आपका मोस्टली जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा बॉडीली फ्लूइड्स का, तभी ये स्प्रेड करेगा। ठीक है जी। तो मोस्टली इसमें जो आपके हम कह सकते हैं जो दायरे में है, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं इस वायरस से, वो आपके मोस्टली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये जो आपकी डिजीज है बेसिकली, ये मोस्टली आपकी जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, स्पेशली जो आपका सदर्न अमेरिका का पार्ट है, वहीं पर ही ये फैल रहा है। और वहीं पर ही आपकी जो पिग्मी राइस रैट की जो एक ब्रीड है, जो स्पीसीज है, वो सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है। बेसिक्स आइडिया था आपका चपेरे वायरस से रिलेटेड, जिसपे जब
ज़्यादा रिसर्च आएगी तो उतना डेटा अकोमुलेट होगा, तभी हमें इसके बारे में और डिटेल में पता लगेगा। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है द टाइम्स करके, उन्होंने ये कोट किया है एक चाइनीज प्रोफेसर को, जो ये क्लेम करते हैं कि चाइनीज आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन्स का यूज किया है इंडियन सोल्जर्स पर, ताकि वो उन्हें उनकी पोजीशन से हटा सकें ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। तो ये जो पूरा न्यूज जो इन्होंने छापी है, इसको इंडियन आर्मी ने बेसलेस और फेक कहा है। तो अगर हम थोड़ा देख लें माइक्रोवेव वेपन्स बेसिकली होते क्या हैं, तो एक तरीके के आपके डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं जो कि एक हाईली फोकस्ड एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेजर या फिर माइक्रोवेव्स एक टारगेट के ऊपर। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें आपकी एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बीम को एमिट करता है ये, जिसके चलते जो ह्यूमन टारगेट होगा उसकी जो स्किन होगी उसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको हीट करेगा, और उसी की वजह से एक तरीके का डिस्कम्फर्ट या फिर पेन उस टारगेट को फील होगा। ठीक है जी। जैसे कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी एक आपकी इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जो कि मैग्नेट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो आपकी वेव्स हैं ये बाउंस करती हैं मेटल इंटीरियर में, और ये फूड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो जो माइक्रोवेव्स हैं जो कि फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एजिटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, जिसके चलते जो आपका फूड है वो गर्म होएगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये हीट के अंदर भी जो आपकी स्किन है उसमें भी पेनिट्रेट करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें एजिटेट करेगा और एक तरीके से हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते पेन या डिस्कम्फर्ट टारगेट को फील होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हीट रे गन काम करती है, कि यहाँ से आपका एमिट हो रहा है या उस चीज को डायरेक्ट कर रहा है जो आपका एंटीना है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपकी एक इनविजिबल ये बीम ऑफ एनर्जी होगी जिसकी रेंज 550 यार्ड तक हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास माइक्रोवेव वेपन्स प्रेजेंट हैं, तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो कि इन वेपन्स को डेवलप कर रही है ताकि वो दोनों ही ह्यूमंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को टारगेट कर सके। तो चाइना ने सबसे पहले ये जो माइक्रोवेव वेपन है डिस्प्ले में लाए थे, जिसका नाम है पॉली WB1, जो उनका एयर शो हुआ था 2014 में, तब इन्होंने इस वेपन को डिस्प्ले किया था। ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस तरीके का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है जो कि एक माइक्रोवेव स्टाइल वेपन है जिसका नाम है एक्टिव डिनाइल सिस्टम। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि जो आपका एक्टिव डिनाइल सिस्टम है उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि तो वो आपका एक वेपन है और उसकी रेंज भी काफी ज्यादा है बाकी नॉन लिथल वेपन से। ठीक है जी। तो जब भी कोई टारगेट इस तरीके के वेपन अगर किसी टारगेट को अटैक करेंगे तो वो जो व्यक्ति होगा उसे कुछ कुछ चीजें फील होंगी, जैसे कि आपका नॉजिया, स्वेयर हेडेक्स, फैटीग, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स या फिर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो जितने भी ये सिम्टम्स हैं इसे वो हवाना सिंड्रोम के नाम से कहते हैं। ठीक है जी। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट करना काफी जरूरी है। जैसे आपको बताया कि किस तरीके से वो एक्टिव डिनाइल सिस्टम भी जो आपकी हीट रे गन थी उस तरीके से ये भी आपकी काम करेगी। तो बेसिक सा आइडिया है आपका माइक्रोवेव वेपन्स के ऊपर। तो थर्ड टॉपिक में आपकी बात करते हैं, रिसेंटली जो डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली फ्लाइट मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि इंडिजीनियसली उन्होंने डेवलप किया है। उसका नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है जी। तो लाइव टारगेट्स के अगेंस्ट इसे फ्लाइट टेस्ट किया गया है। तो ये काफी हाई स्पीड मिसाइल है जो कि कैपेबल है कि एनिमी रडार्स को डिसीव करते हुए टारगेट पर हिट करेगी। तो जो बेसिकली इसमें लाइव टारगेट यूज हुआ है, थोड़ा फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पता होना कि ब्रिटिश मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है बेंशी, तो वो इन्होंने एक तरीके से टारगेट यूज किया है इसमें। तो कुछ फैक्ट्स इसके कि बेसिकली आपकी बेस्ट मिसाइल है 30 किलोमीटर की रेंज में, या आपके मल्टीपल टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो आपके एरियल टारगेट्स हैं या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर शॉर्ट रेंज या क्रूज मिसाइल्स हैं उन्हें भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। पहली ऐसी मिसाइल है जो कि 3 साल में ही तैयार कर दी गई है। जो आपकी QRSM मिसाइल है ये इंडियन आर्मी के लिए तैयार की गई है, जिसमें आपकी सर्च एंड ट्रैक ऑन मूव कैपेबिलिटी है, अर्थात कि ये टारगेट को ढूंढेगी भी और उसे ट्रैक करेगी, फिर उस पर हिट करेगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपकी जो QRSM मिसाइल है ये इंडिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में तैयार की गई है आर्मी की रिक्वायरमेंट पर। 3 साल में इसे तैयार कर दिया गया है। ठीक है जी। तो ये जो आपकी मिसाइल है ये आपकी इट कैन अटेन हाई फ्रीक्वेंसी विद मैन्यूवरेबिलिटी, जो कि काफी एक बड़ा एडवांटेज है आर्म फोर्सेस के लिए। साथ साथ ये तो हमने देखा ही है कि 30 किलोमीटर की रेंज तक ये मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है इन लेस देन 1 मिनट। ठीक है जी। तो बेसिक सा आइडिया था आपका QRSAM मिसाइल के ऊपर। तो फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं जो WHO ने रिसेंटली ही
अपनी जो इमरजेंसी यूज की जो उनकी लिस्ट है उसमें सबसे पहली वैक्सीन उन्होंने लिस्ट की है। वैक्सीन का नाम है NOPV2, डेवलप की गई है इंडोनेशिया की बायोफार्मा द्वारा। तो इमरजेंसी यूज के लिए बनाई गई है इन केसेस ऑफ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन। तो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन बेसिकली आपके वो वाले एक तरीके से हम कह सकते हैं पोलियो वायरस की टाइप है जिसमें जो पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस का एक स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो जब वो स्ट्रेन बाकी चीजों के साथ म्यूटेट कर जाएगा तब इस तरीके का आपका एक स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली जो वैक्सीन है ये लिस्ट की गई है फॉर इमरजेंसी यूज इन सेवरल अफ्रीकन एंड ईस्ट मेडिटेरियन कंट्रीज, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली ऐसी वैक्सीन है। तो हम रख सकते हैं कि कोविड-19 के लिए भी इस तरीके की वैक्सीन के आने के काफी पोटेंशियल चांसेस हैं। काफी ऐसी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक एशिया के रीजन्स में जहां पर ये जो आपके वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन ऑफ वायरसेस हैं CDPVs काफी इस तरीके के आउटब्रेक हो रहे हैं, ठीक है जी। तो पिछले काफी सालों से काफी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO ही हो गया, इन्होंने काफी एफर्ट्स रखे हैं, काफी इन्होंने मैकेनिज्म्स बनाए हैं कि वो पोलियो को फाइट कर सकें। और डेटा भी ये बताता है कि 99.9% तक तो ये जो केसेस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है जी। बट जो लास्ट की जो उसको पूरा खत्म करने के लिए जो लास्ट के फ्यू स्टेप्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज आउटब्रेक्स। जो आपके VDPVs वाले आउटब्रेक्स हैं इनकी वजह से काफी डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो ये जो आउटब्रेक्स है काफी रेयर है, ये आपके तभी होते हैं जनरली जो वीकेंड स्ट्रेन, जो आपको बताया कि पोलियो वायरस वैक्सीन में एक वीकेंड स्ट्रेन प्रेजेंट है, जब वो अंडर इम्यूनाइज्ड लोगों की बॉडी में जाता है तो वहां पर ये एक तरीके का आउटब्रेक क्रिएट कर देता है, ठीक है जी। अगर बच्चों को इम्यूनाइज नहीं किया गया तो ये जो आपका स्ट्रेन है पोलियो वायरस का, ये इट कैन पास बिटवीन पीपल एंड जेनेटिकली रिवर्ट टू अ फॉर्म दैट कैन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं किस एक्सटेंट तक ये आपका स्ट्रेन जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो WHO का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का प्रोसीजर है वो किस तरीके का है और क्या ये इसका इम्पैक्ट है कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इन वेस्ट अफ्रीका इन 2014-16, ठीक है जी। दौरान काफी ऐसे इबोला डायग्नोस्टिक्स थे जो कि लिस्ट किए गए थे अंडर इमरजेंसी यूज, और तब से सबसे पहली वैक्सीन जो लिस्ट में ऐड की गई वो आपकी NOPV2 है। जो इसका प्रोसीजर है, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि पहली बात तो जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसकी सूटेबिलिटी को असेस किया जा सके, जो कि जिन प्रोडक्ट्स को जनरली लाइसेंस नहीं मिलता ड्यूरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कि आपका वायरस या इन्फेक्शन आउटब्रेक हो गया, जैसे कि आपका पोलियो आउटब्रेक हो गया या जो अभी चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है जी। तो बेसिक साइम इसका यही है कि पहली बात तो ट्रीटमेंट थोड़ी इजी हो जाए, क्विकली अवेलेबल हो और इमरजेंसी केसेस में भी इसे इजीली एक्सेस कर सकें। तो जनरली इसमें आपके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरीके के थ्रेट्स पोजेस करती हो हेल्थ प्रोडक्ट, उस उन तीनों को कंसीडर किया जाता है और उसी तरीके से बताया जाता है कि इसे लिस्ट में ऐड करना है नहीं, ठीक है जी। तो जितना भी डेटा होता है साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और किस तरीके के थ्रेट्स वो पोजेस कर सकता है, ये जितना भी उन्हें एविडेंस मिलता है क्लिनिकल ट्रायल डेटा से, वहीं से ये इस चीज को डिराइव करते हैं। तो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम नेशनल अथॉरिटीज उन्हें बुलाया जाता है, वो रिव्यू करते हैं और फिर ही इस प्रोडक्ट को ऑथराइज करते हैं। हालांकि जब भी इस तरीके की जैसे जो NOPV2 आपकी लिस्ट हो गई है, WHO की इमरजेंसी यूज की जो लिस्ट है उसमें लिस्ट कर दी गई है, बट स्टिल जो इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो भी अथॉरिटी है जिन्होंने इसे डेवलप किया है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट करना है ताकि वो एक तरीके से पहली बात तो लाइसेंस ऑब्टेन कर सकें, प्रॉपर लाइसेंस, ताकि लेटेस्ट स्टेज में इस वैक्सीन को यूज किया जा सके और साथ के साथ जो WHO के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसे भी वो पूरा कर सकें, ठीक है जी। तो ये आपका थोड़ा बेसिक सा आइडिया था WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर के बारे में, और जो रिसेंटली ये NOPV2 जो वैक्सीन है ये ऐड की गई है। इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपका VDPVs वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए, ये आपको और तरीके से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिफ्थ टॉपिक में हम बात करते हैं, WHO ने रिसेंटली ही लॉन्च की एक स्ट्रैटेजी टू एक्सेलरेट एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो एक नेशनल वर्कशॉप हुई इस लॉन्च के चलते, ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू एक्सेलरेट सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन, ठीक है जी। तो थोड़े से फैक्ट्स देख लें सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका एक सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि विमेन को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। बेसिकली जो ये कैंसर है ये आपका एक वायरस है जिसके चलते ये होता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है जी, HPV, जिसको एब्रीवेट करके कहा जाता है। इसकी वैक्सीन भी बनाई गई है, HPV वैक्सीन। तो हर साल अराउंड 5 लाख औरतों को ये
इस बीमारी के साथ डायग्नोस किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर की बीमारी के साथ, और मोर देन 50% उस बीमारी के चलते उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। सिम्टम्स बेसिकली क्या है कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, जो आपके रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उसके बीच में आपकी जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है जी। पेल्विक पेन है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिनेशन। तो मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पहला तो आपको स्मोकिंग। ठीक है जी। जो आपका वीक इम्यून सिस्टम है वो भी इसका काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओवरवेट होना या ओबीस होना, ये भी काफी बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। साथ के साथ एक ये भी है कि ऑलरेडी ही फैमिली या रिलेटिव्स में एक हिस्ट्री हो सर्वाइकल कैंसर की। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जिसके चलते सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, तो ये क्या प्रपोज कर रही है? एक आपके 90-70-90 टारगेट्स इसमें सेट किए गए हैं 2030 के लिए। तो 90-70-90 टारगेट्स क्या है कि 90% ऑफ गर्ल्स को फुली वैक्सीनेट किया जाए विद एचपीवी वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है जी। 70% ऑफ वीमेन को स्क्रीन किया जाए विद अ हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बाय द एज ऑफ 35 ईयर्स और दोबारा एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। ठीक है जी। थर्ड में क्या है कि 90% ऑफ वीमेन जो कि जिन्हें सर्वाइकल डिजीज है उन्हें ट्रीटमेंट मिले। ठीक है जी। तो बेसिक से टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं। तो इन टारगेट्स के हिसाब से जो मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया है जिसके चलते हम देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसमें यह पाया गया है कि जो मीडियन सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस रेट है वो गिर जाएगा बाय 42% बाय 2045 एंड बाय 97% बाय 2021। ठीक है जी। जो कि काफी एक अच्छा टारगेट है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से आपके जो 90-70-90 टारगेट्स हैं इनको किस तरीके से आपके इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है जी। सो बेसिक सा आइडिया था आपका इस WHO का जो ये इन्होंने स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। ठीक है जी। तो सिक्स टॉपिक में आपकी बात करते हैं। एलएनटी ने जो पहला हार्डवेयर डिलीवर किया है गगनयान का इसरो को। ठीक है जी। तो इसरो का मिशन है गगनयान। थोड़ी सी फैक्ट्स के बारे में देख लें तो इसमें आपके 3 लोग भेजे जाएंगे एज अ क्रू मेंबर टू स्पेस फॉर एटलीस्ट 7 डेज बाय 2022। इसमें GSLV Mark 3 को यूज करने की बात की जा रही है। साथ के साथ ये सबसे चीपेस्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगी दुनिया में, जिसका एस्टिमेटेड बजट इतना रखा जा रहा है। इसमें एक टर्म रखी गई है व्योमनॉट्स, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया जाएगा सिंस व्योम स्पेस को कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है जी। तो इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस। सो अंडर गगनयान शेड्यूल आपकी 3 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी ऑर्बिट में। ठीक है जी। 3 में से 2 तो आपकी अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी और एक आपकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ठीक है जी। तो जो आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसे ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कह रहे हैं, जिसमें आपकी 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंक्लूडिंग अ वुमन। पेलोड के बारे में बात करें, आपका क्रू मॉडल होगा जिसमें आपकी वो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा। एक आपका सर्विस मॉड्यूल होगा विच विल बी पावर्ड बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। ठीक है जी। साथ साथ इसमें आपका इमरजेंसी एस्केप का प्रोविजन रखा गया है। इमरजेंसी मिशन अबॉर्ड का भी एक प्रोविजन इक्विप किया गया है। GSLV Mark 3 जिसे हम LVM-3 भी कहते हैं, लॉन्च व्हीकल Mark 3, ये आपका एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि गगनयान के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिक्स आइडिया था आपका गगनयान से रिलेटेड। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बाद में कवर करेंगे जैसे जैसे इसकी जो डेवलपमेंट है इसको लॉन्च करने की वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं एरियल स्पेस मिशन के बारे में। तो रिसेंटली ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फॉर्मली अडॉप्ट किया है एरियल स्पेस मिशन को, जिसके चलते जो एक्सप्लोरर्स हैं वो एक्सोप्लैनेट्स को कि क्या नेचर है, किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, इन सभी चीजों को वो स्टडी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अभी तक 4000 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिन्हें हमने कंफर्म किया है कि हाँ जी वो एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे थाउजेंड्स और ऐसे कैंडिडेट्स हैं एक्सोप्लैनेट्स के लिए जिन्हें अभी और ऑब्जर्व करने की जरूरत है ताकि कंफर्म कर सकें कि वो एक्सोप्लैनेट्स हैं या भी नहीं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है टू द अर्थ एंड इट इज 4 लाइट ईयर्स अवे एंड इट इनहैबिट्स द हैबिटेबल जोन ऑफ इट्स स्टार, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि इट माइट हैव लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। बेसिकली ये टाइमलाइन है ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज की जिसके चलते हमने एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। हमारे कुछ भाई बंधु हो सकते हैं जो भी सोच रहे हो कि बेसिकली ये एक्सोप्लैनेट्स चीज क्या है, तो ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के बाहर हैं। ठीक है जी। जो सोलर सिस्टम के बाहर लाई करते हैं और ये अपने ही स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है ये सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, तो ये अपने ही स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तो इन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स। ठीक है जी। तो काफी डिफिकल्ट होते हैं एक्सो प्लैनेट्स डिटेक्ट करना, क्योंकि ये काफी कम ब्राइट होते हैं अपने स्टार से जिनके अराउंड ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं। जैसे जो इनका स्टार है
जिनके अराउंड ये प्लैनेट आपका ऑर्बिट करेगा, तो ये आपके काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं, ये आपके काफी ज्यादा ये आपके काफी कम ब्राइट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो नासा के अकॉर्डिंग कुछ ही ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि डायरेक्टली टेलीस्कोप द्वारा डिस्कवर की गए हैं, बाकी इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा ही उन्हें डिटेक्ट किया गया है। इनमें से एक मेथड है जिसका नाम है ट्रैकिंग द डिमिंग ऑफ अ स्टार। तो बेसिकली जब कोई स्टार होगा वो आपका डिम करेगा, तो वो तभी करेगा जब उसके सामने से हम कह सकते हैं प्लैनेट क्रॉस कर रहा है, तभी उस प्लैनेट की कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी। इसी के चलते जो आपका नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो इसी मेथड को यूज करता है, जिसके चलते उन्होंने काफी प्लैनेट्स को स्पॉट किया है। अगर हम बात करें कि आपका एरियल स्पेस मिशन बेसिकली क्या है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे है, जो कि साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि वो 2029 तक इसे लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। और ये परफॉर्म करेगा एक लार्ज स्केल सर्वे ऑफ ओवर थाउजेंड्स एक्सोप्लैनेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। जिसमें जो आपके एक्सोप्लैनेट्स होंगे वो आपके गैस जाइंट से लेकर रॉकी प्लैनेट्स तक होंगे। ठीक है जी। जिसके चलते वो एक लिस्ट बना सकते हैं उनकी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिससे हमें एक इंसाइट मिल सके कि किस तरीके से जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं वो तैयार होते हैं, या किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, और वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं। ठीक है जी। तो पहला ही ऐसा एक मिशन है, एरियल मिशन, फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है, जो कि डेडिकेटेड टू मेजरिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन एज वेल एज थर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। तो जो ईएसए का एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, ईएसए का जो कॉस्मिक विजन प्लान है उसका एक काफी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कंडीशंस हैं जिसके चलते प्लैनेट फॉर्म होता है, या किस तरीके से जो लाइफ है उस प्लैनेट पर इमर्ज करती है। तो उम्मीद यही है कि जो आपका एरियल स्पेस मिशन है, क्या पता इसी से हमें वो जवाब मिल जाए। ठीक है जी। जैसे कि काफी एक्सोप्लैनेट्स तो अभी तक हमने डिस्कवर कर ली हैं। ठीक है जी। बट अभी तक ऐसा कोई भी लिंक ऐसा एस्टैब्लिश नहीं हो पाया जिससे हम कह सकें कि किस तरह की बिटवीन द प्रेजेंस, साइज और ऑर्बिटल पैरामीटर्स ऑफ द प्लैनेट एंड द नेचर ऑफ देयर पेरेंट स्टार्स, की जो उनका पेरेंट स्टार है और वो जो प्लैनेट है उसके बीच में ऐसा कोई भी एक क्लियर लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो उम्मीद यही है कि जो आपका ये एरियल स्पेस मिशन है, इसके चलते जो लार्ज स्केल सर्वे होगा वो इन तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं अबाउट स्पेस उन्हें आंसर करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। सो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स थे करंट अफेयर से रिलेटेड अबाउट साइंस एंड टेक। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर गेन जरूर किया हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्री बेस्ड क्वेश्चंस पर भी उसी तरीके से मेहनत करते रहें, और साथ के साथ अपनी मेंस आंसर राइटिंग को भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।